नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंजीत। तो आज बात करेंगे महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र की सियासत पर। देखिए, अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इससे एक बहुत बड़ी एक उलझन थी, शायद उसका हल जो है वो हो गया है, क्योंकि शरद पवार और उद्धव गुट के बीच में जो एक तनातनी चल रही थी, या कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में जब सामने आती है महाराष्ट्र में, तो ये कहा जाता है कि शायद एक कद उस पार्टी का कहीं थोड़ा कम ना हो जाए जो महाराष्ट्र की पार्टी है। तो ऐसा जो अटकलें थी कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जो कि कुछ ही महीनों में है, उसमें उद्धव जो है वो अलग जाकर महाविकास अघाड़ी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया है कि महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगा विधानसभा का। देखिए, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में और सवाल इसलिए बार बार उठ रहे थे क्योंकि उसके पीछे तीन वजहें थी। और जो तीन वजहें थी वो ये थी कि पहली तो ये थी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन करके आ गई, महाराष्ट्र में 13 सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा के चुनाव जीती। इसके अलावा सांगली लोकसभा सीट को लेकर के विवाद हो गया था। और तीसरी जो वजह थी एमएलसी चुनाव को लेकर के थी, क्योंकि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। तो इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इनके बीच में विवाद था और ये कहा जा रहा था कि शायद उद्धव ठाकरे 288 की 88 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी को लेकर के सवाल उठ रहा था, क्या उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और समीकरण बनेगा। इसीलिए उन्होंने आज जो आप बता रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये कहा कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, महाविकास अघाड़ी में प्रमुख तौर पर तीन पार्टियां हैं, शरद पवार, इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट और साथ ही कांग्रेस पार्टी। तो ये जो पार्टियां हैं ये बड़ी बन करके आई हैं इस वक्त में। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ ये महाविकास अघाड़ी की बात नहीं है। आप देखिए, जो महायुति का गठबंधन है, जिसमें अजीत पवार है, जिसमें शिंदे गुट है, इसके अलावा बीजेपी है, इसमें भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि 4 सीटों पर अजीत पवार चुनाव लड़े। अजीत पवार का शायद एनडीए के कुनबे में शामिल होना एक डेंट ही करके गया है, जिस तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस भी रही है, और बार बार ये जिम्मेवार ठहराया भी जा रहा है और इस तरीके की बयान भी कि अजीत पवार का एनडीए के साथ जुड़ना कोई बहुत फायदेमंद नहीं रहा। ये जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उन्होंने ये बात लिखी है, रतन शारदा उसके संपादक है, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि अजीत पवार लायबिलिटी बन गए और अजीत पवार को 4 सीटें दी गई। उन्होंने 1 सीटों पर जीत हासिल की। तो इसके वो अपनी पत्नी की सीट वो हार गए, जहां बारामती से, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही थी। आप देखिए, हैरानी की बात यह है कि 33 साल से जहां से विधायक हैं अजीत पवार, बारामती विधानसभा सीट से, उस सीट पर ही जो विधानसभा है वहीं वोट नहीं मिला सुनेत्रा पवार को, वो वहां इलेक्शन हार गई। और उसके बाद ये उन्होंने कहा कि जो 4 सीटें मिली थी, इसके अलावा जो रायगढ़ जीती है अजीत पवार की पार्टी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि 4 हमने मांगी थी, 2 हमको विवादित तौर पर रही क्योंकि 2 उनको दे दी गई, इस तरह से उनके प्रत्याशी उतारे गए। तो 1 सीट ये, सचिन आप भी आ जाइए हमारे साथ चर्चा में, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या होगा आने वाले वक्त में। उन्होंने भले साफ कर दिया, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है वहां पर? देखिए, महाराष्ट्र में अब तक अगर हम देखें तो 2 गुट है जो सबके सामने है, एनडीए है, और दूसरी तरफ ये महाविकास अघाड़ी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कल तक ये चर्चाएं हो रही थी कि नहीं, वहां पर उद्धव गुट जो है वो इंडिपेंडेंटली वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा चुनावों में, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और वो बिना किसी सपोर्ट के वहां पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर एक बड़ा इम्पैक्ट मराठा और मुस्लिम जो आरक्षण को लेकर तमाम चर्चाएं वहां पर हो रही हैं कि ये वोट अगर एक साथ आ गया, तभी इसी की वजह से शिंदे गुट को और अजीत गुट को और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो इसके आधार पर अगर वो चाहें तो वो चुनाव जीत सकते, लेकिन ऐसा देखिए संभव नहीं है, क्योंकि तमाम चर्चाओं के बाद अब इस वक्त अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो ये बताया जा रहा है, ये मैसेज भी दिया गया है कि महाराष्ट्र में जो खेला होने की बात चल रही थी शुरुआत से कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार जानी तय है, वो उसे ही आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश जो है वो महाविकास अघाड़ी करने वाला है। हालांकि आपने भी कहा कि पहले भी कई बार स्टेटमेंट आ चुका है ये कि अजीत पवार को शामिल करने के बाद वहां पर नुकसान जो है काफी ज्यादा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि एनडीए को इस पर मंथन करना होगा, चर्चा करनी होगी, डिसीजन करना होगा, क्योंकि जब मिनिस्ट्री का बंटवारा हुआ उस वक्त भी नाराजगी देखने को मिली शिंदे गुट और अजीत गुट की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमें चीज चाहिए थी वो हमें मिली नहीं है, हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 81 मिनिस्ट्रीज जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब तक 71 हुए, तो 8-9 बचे हुए हैं। लेकिन इन सबसे तरफ देखिए इंतजार करना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होता है। जाहिर तौर पर देखिए, अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों नहीं किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो उद्धव शायद ये जानते हैं कि उन्हें जो वोट्स मिले हैं, जो उनको जीत मिली है, वो गठबंधन के साथ आने से भी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गेम है वो असली नकली की लड़ाई वो ज्यादा है। एनसीपी की बात कर लें या फिर शिंदे
की बात कर लें तो ये जो दोनों तस्वीरें हैं, इसका एक बड़ा डेंट दोनों ही पार्टियों को मिला है, चाहे वो एनडीए के कुनबे में हो, चाहे वो इंडिया के कुनबे में हो। और उद्धव शायद अब अलग होकर इसलिए भी नहीं आ रहे हैं, अंजीत शायद आप इससे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो वोट इस तरीके से मिले हैं और अगर उनकी पार्टी ने भी सुधार किया है एक लंबे समय के बाद, तो वो उसका नतीजा इंडिया गठबंधन का साथ आना है। और उनको ये लगता है कि अगर इस बेहतर परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना है तो गठबंधन को साथ में ही रहना होगा, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और उसके आंकड़े भी हैं। उसके आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि देखिए 17 सीट पर कांग्रेस लड़कर 13 सीट जीतती है, 21 सीट पर शिवसेना 9 सीट जीतती है, 9 सीट जीतती और इसके अलावा शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी शरद गुट, वो 10 सीट पर लड़कर के 8 सीट जीती है। यानी अगर हम सीटों का आंकड़ा देखें तो शरद पवार ज्यादा सीटें जीतते ज्यादा हैं, सीटें 10 जीतते हैं पर लड़के अगर वो comparatively। 8 जीत जाते हैं तो इसका मतलब वोट ज्यादा उनको मिला इस हिसाब से, तो साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन वो लड़े भी ज्यादा सीटों पर। सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट लड़ा और सीटें उनकी कम आई हैं कांग्रेस के मुकाबले। तो इसलिए हो सकता है उद्धव ठाकरे को लग रहा हो कि हमको वोट मिल जाएगा, और थोड़ी सिंपैथी तो थी क्योंकि 48 सीटों में, जो महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, उनमें ज्यादातर सीटें इन लोगों के पास चली गई। तो इसका मतलब ये बहुत साफ है कि सहानुभूति तो है, और आने वाले वक्त में इसी सहानुभूति को अगर उद्धव ठाकरे मेंटेन रखना चाहते हैं, कंटिन्यू चाहते हैं, तो विधानसभा चुनाव में इनको फायदा होगा। लेकिन अब अजीत पवार और एनडीए में आप देखिए, अगर ये लगता है संघ को, अगर संघ को ये लगता है, क्योंकि रतन शारदा ने लिखा था ये पूरा लेख, अगर संघ को ये लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अजीत पवार को हम लेके बोल ही नहीं पाए, और इसी वजह से आप देखिए कि मिनिस्ट्री में भी नहीं, आप जिक्र कर रहे थे कि मिनिस्ट्री में जगह नहीं मिली, शिंदे गुट को भी एक मिनिस्ट्री मिली है। आप देखिए दो जो सहयोगी मेरे ख्याल से एक कैबिनेट में है और एक राज्य में। लेकिन परफॉर्म उस तरीके से वो नहीं कर पाए, और शायद इसलिए फडणवीस को सामने भी आना पड़ा, ये कहते हुए कि मेरी जिम्मेदारी है और मुझे बुल्ढाना से जो पीछे सांसद होना प्रतापराव चाहिए। यादव, उनको मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन अब सवाल आगे ये है कि दोनों पार्टी, दोनों ही तरफ से, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये जाएंगे, वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इनको फायदा होगा आने वाले वक्त में? क्योंकि 288 सीटों में से अगर ये समीकरण बना, तब तो फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। बिल्कुल फायदा होगा अगर ये है तो क्या ये बरकरार रहेगा आने वाले वक्त में? देखिए, बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक के जो आंकड़े, जो समीकरण हम देख पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही तमाम चर्चाओं की बात ये हुई थी कि जो आपने कहा ना कि जो शिवसेना है, असली शिवसेना, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार मुखर होकर बोल रहे थे, जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी, उसे कैरी कहीं ना कहीं उद्धव गुट जो है वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये साफ हो गया, जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट सामने आया उसके हिसाब से, कि एक सहानुभूति, एक सिंपैथी वोट जो है वो बहुत ही ज्यादा दोनों गुट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में ही सुधार हुआ है। हालांकि शरद पवार जिस तरह से 10 पर लटके 8 पर जीतते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में, हालांकि ये शायद बहुत पहले की बात हो जाएगी, प्रीमैच्योर बात हो जाएगी, लेकिन क्या सीएम फेस को लेकर आपको लगता है फिर आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि बहुत दूर नहीं है, कुछ 2-3 महीनों में चुनाव है महाराष्ट्र के, तो ऐसे में क्या उस पर भी चर्चा के बाद आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये ऐलान हुआ होगा, या फिर अभी इसको साइडलाइन कर दिया गया होगा कि पहले परफॉर्म करें उसके बाद डिसाइड करेंगे? देखिए, ये तो विवाद तब होगा ना जब सीटें डिसाइड होंगी, क्योंकि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी में जैसे पहले उद्धव ठाकरे सीएम थे, उसी तरीके से फिर मान जाएंगे ये, क्योंकि अब शरद पवार क्योंकि खुद तो सीएम शायद बनेंगे नहीं वो, दूसरा अजीत पवार ऑलरेडी उधर जा चुके हैं, और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा है कि जो नेता गए हैं उनको वापस नहीं लाया जाएगा। तो अजीत पवार इधर जा चुके हैं, शरद पवार खुद मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, उनकी बेटी ऑलरेडी सांसद हैं और वो सांसद वाली सीट कम नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे ही एक चेहरा है। और दूसरा ये है कि जो आप कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे का जो चेहरा था, उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो विचारधारा थी, उसको लेकर के बीजेपी हमेशा से हमलावर रही है। लेकिन क्या अब ये सहानुभूति मिलेगी उद्धव ठाकरे को? क्योंकि वो तो यही बता रहे हैं ना कि हमारी पार्टी छिन गई, हमारे विधायक छिन गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं। विरासत की बात हमेशा से उन्होंने की है। और वो विरासत क्या वापस मिलेगी? क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने बनवाया हमेशा, किंग मेकर की भूमिका में रहे। जब भी और वहीं शरद पवार को भी किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से देखा जाता है, फिर चाहे वो राष्ट्र की पॉलिटिक्स हो। मेरा ये मानना है कि ये जो लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रही थी ना कि उद्धव गुट जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार ने ये इनिशिएटिव लिया होगा कि मैं बात करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो ऐसी अफवाह चल रही, क्योंकि देखिए इनका गुट अगर टूटा तो इन्हें नुकसान कंफर्म है होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से, एक तो चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया और रिकवर अपने आप को किया है। इसके अलावा और जितने भी गठबंधन है, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक आरजेडी को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबने कहीं ना कहीं एक
मजबूत पकड़ जो है वो बनाई है इस बार के चुनावों में। तो बहुत जरूरी है कि वो एक साथ रहें, और इसीलिए देखिए शरद पवार को हमेशा से कहा गया कि वो बहुत ही माहिर और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। तो वो भाप चुके होंगे कि अगर हम साथ रहे तभी विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी को और भी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि लगभग 106 सीटें मेरे ख्याल से बीजेपी के पास हैं इस बार विधानसभा में, तब उनके विधायक हैं। बीजेपी देखिए सबसे बड़ी पार्टी थी और उद्धव गुट की मांग भी यही थी कि हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसको लेकर के माने नहीं। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बहुत अहम बात है। उन्होंने ये कहा कि हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, और ये वही है। और एक और बात है, जब अजीत गुट को लाइबिलिटी बताया संघ ने, और उसके बाद जो छगन भुजबल हैं जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अजीत पवार गुट से, उन्होंने कहा कि तो इसमें अजीत पवार की कोई गलती नहीं है, आपकी अगर यूपी में सीटें कमाई हैं तो इसमें आप किसकी गलती दे देंगे? तो जहां सीटें कमाई हैं ऐसा थोड़ी है कि आप किसी नेता को कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो बहुत कई सारी महत्वपूर्ण है, और ये आने वाले वक्त में दिखेगा भी कि आखिर ये लोग क्या करते हैं। लेकिन चर्चाएं तो ये भी थी अंजीत कि जिस तरीके से सचिन ने बोला कि हो सकता है कि शरद पवार ने ही ये इनिशिएटिव लिया हो, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग तक उन्होंने शुरू कर दी थी। ऐसी भी खबरें सामने आई थी, यानी वो पूरे मूड में थे कि वो इंडिविजुअल स्तर पर जो है वो अपने आप आकर जो है अपनी पार्टी के स्तर पर जो है विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया था कि 3 कह दिया महीने का था, वक्त है आपके पास, आप तैयारी शुरू कर तो दीजिए। ऐसे में अगर स्क्रीनिंग शुरू हो गई तो आप ये मानिए कि पूरे मूड में थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जाहिर तौर पर फिर वही सूझबूझ दिखाते हुए शरद पवार जो है वो आगे आए और उनकी तरफ से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी गई, ताकि ये ऐसी कोई कंफ्यूजन ना कार्यकर्ताओं के लेवल पर ना वोटर के लेवल पर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए इसीलिए की गई ताकि ये एक नैरेटिव सेट हो रहा था, प्रेशर मेंटेन हो सके, और वो ये हो रहा था कि अच्छा प्रेशर बढ़ रहा था शरद पवार पर भी, क्योंकि इनको ये बात पता है कि हो सकता है कि उद्धव 288 सीटों पर लड़के, क्योंकि सीटें तो ज्यादा हैं ही उद्धव ठाकरे की, जो बीजेपी के साथ वो लड़े थे तब भी उनकी ठीक ठाक सीटें आई थी, और इस बार भी अगर वो लड़े तो, लेकिन शरद पवार को लगा कि कहीं ऐसा ना नुकसान हो जाए, क्योंकि आप देखिए दो ऐसे सियासी खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र में जो इस वक्त बहुत परेशान है। एक तो शरद पवार, क्योंकि आप देखिए कि उनके विधायक भी टूट गए, पार्टी भी चली गई, और खुद उद्धव ठाकरे परिवार टूट गया, आप कह लीजिए परिवार टूट गया उनका बेचारे, परिवार टूट गया, और ये सियासी परिवार भी था और निजी परिवार भी था, तो बड़ा और ये और बड़ी बात थी कि लोकसभा का चुनाव ननद भौजाई आमने सामने थी, अजीत पवार की पत्नी और उनकी बहन सुप्रिया सुले, लेकिन फिर भी वो चुनाव शरद पवार गुट जीत गया। लेकिन फिर भी परेशान तो है कि ये चला गया, और शरद पवार जैसे माहिर खिलाड़ी, ये कहा जाता है राजनीति में अगर राजनीति सीखनी है तो शरद पवार से सीखिए, तो क्या है वो आने वाले वक्त की बात हो और देवेंद्र फडणवीस की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक तो उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली, पद से अपने इस्तीफा दे दिया, चर्चाएं इस बार ये भी हो रही थी कि उन्हें बहुत बड़ा पद मिल सकता है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही थी, या फिर आप कह लीजिए कि और भी तमाम पदों की लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी, तो ये उनकी भूमिका को और बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी क्या एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को फ्रंट फुट पर रखकर आगे बढ़ेगी? नहीं, ये चाहती तो है बीजेपी, लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं और उसमें कई सारे बयान हैं, जो पिछले दिनों कई सारे बयान आए उसने भी नुकसान किया है, ये शायद यही वजह है। लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी भी सोच समझ के कदम रखी, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में होते तो देवेंद्र फडणवीस फ्रंट पे सबसे बड़े नेता होते। लेकिन अब ये विचार करने के बाद, और आप देखिए संघ के नेताओं के भी कई तरह के बयान आए, अब केरल में इनकी समन्वय बैठक होनी है, अब क्या है कि इसमें संघ की भूमिका भी बहुत हो जाएगी, उसके बाद ये तय होगा कि क्योंकि अच्छा उनका नागपुर अपना हेडक्वार्टर है, जो कि महाराष्ट्र में भी आता है, बहुत तो प्रभाव जो है वो रहेगा जाहिर तौर पर। और अन्य राज्यों में भी देखें, जहां आप देखें कि सहयोगी दल बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहां पर भी जो है अभी लोकसभा में अगर देखें तो कैबिनेट बंटवारे की बात करें तो वहां बहुत सोच समझकर कदम उठाए गए हैं। यहाँ तो हार का सामना करना पड़ा है, तो जाहिर तौर पर उसका नतीजा जो है वो देवेंद्र फडणवीस को भुगतना होगा। अब आगे कौन सा चेहरा आगे रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं, देवेंद्र फडणवीस के अलावा आप देखिए कोई बहुत ऐसा चेहरा भी दिख नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन बीजेपी में कभी भी किसी चेहरे को आगे कर देते हैं। अब जैसे मोहन मांझी, उड़ीसा देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, तो ये सब आते रहते, और ये इस बार भी वही होना है, इस बार भी वही स्थिति आपको वहां देखने को मिल सकती है अगर ये बनती है तो। लेकिन महाराष्ट्र का समीकरण बिगड़ गया। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो सीटों का समीकरण है वो गड़बड़, महाराष्ट्र में कुछ भी शायद अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा, आपको चौंकाने वाला ही नतीजा एक देखने को मिलेगा, और उसका आउटकम क्या होगा, बीजेपी किस तरीके से अपना कैंडिडेट चुनती है और दूसरी तरफ से कौन आगे आएगा, ये भी शायद अब बहुत डाइसी होगा। आने वाले समय में शायद कुछ सिचुएशन क्लियर हो सके, स्थिति क्लियर होगी, लेकिन रास्ते मुश्किल हो गए अब दोनों ही लोगों के लिए,
क्योंकि अच्छा, लोकसभा में क्या था कि मोदी का चेहरा था। आमतौर पर बीजेपी किसी स्टेट में चेहरा बना के तो लड़ती नहीं है आमतौर पे, तो इसका भी हो सकता है कि उनको नुकसान हो, और हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी ये कह दे कि हमारे नेता विधायक दल के उद्धव होंगे। बिल्कुल हो सकता वो महाविकास आघाड़ी कह सकती है, क्योंकि वो पहले रह चुके हैं और ये फॉर्मूला हो सकता है कि बस बार लागू हो जाए। लेकिन यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर चेहरे के अभाव की बात इंडिया गठबंधन के लिए कही जा रही थी, वो हो सकता है महाराष्ट्र में एनडीए के लिए कही जाए। तो चलिए, महाराष्ट्र के अब सियासी समीकरण क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डगर जो है वो मुश्किल होती हुई दिख रही है, उस पर आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।